दोस्तों वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे दूसरा टॉपिक, मतलब उसी से सत्ता की साझेदारी से कुछ हमारा दूसरा टॉपिक है। इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, कुछ हमारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट। आज हम इसको देखेंगे बेल्जियम की समझदारी। हमने श्रीलंका को तो देख लिया था, है ना। तो हम इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेल्जियम की समझदारी, इसमें क्या क्या सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बेल्जियम की समझदारी में क्या दिया हुआ है। बेल्जियम के नेताओं ने, आपने देखा है और उस क्वेश्चन को आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें क्या कहता है, श्रीलंका के कैसी सीन रही, क्या चीज़ रहा, तो वो सारी चीज़ों ने आपने देखा। इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। ठीक है, इसमें श्रीलंका की आपने बातें देखी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ आपने देखी। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता में स्वीकार किया। 1970 और 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, सिर्फ इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो। ठीक है, तो अभी तक उसमें बात हुई थी श्रीलंका में, तो वहाँ के जो लोग थे, सिंहली लोग और सारे जो भी वहाँ के समुदाय थे, कुछ बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, है ना, और कुछ मुस्लिम धर्म के थे, तो ये लोग जितने भी थे, ऐसा सब कुछ हुआ था। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि बेल्जियम जो है, बेल्जियम में ये सारी सुविधाएं नहीं थी। ये अपने संविधान में कुछ अलग ही टॉपिक को ऐड किए थे, सभी मिलजुल कर रह सकें। और कह रहा है कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम हुआ, ये इन्होंने अपने संविधान में ये 4 चीज़ों का संशोधन किया कि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन पे मतलब कि गलत प्रभाव ना पड़े। उन्होंने जो अर्थव्यवस्था को वास्तविक बहुशिल्पनीय है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर क्या करें, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है देश में रहने वाले के लिए कोई भी दिक्कतें ना हो। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत कल्पनाशील है, और इन्होंने जो व्यवस्था उसकी की, ये क्या है, बहुत कल्पनाशील है तथा कोई देश ऐसा नहीं कर पाया और कोई देश ऐसा कर भी नहीं पाया। बेल्जियम के मॉडल यानी विशेष जानकारी के लिए कुछ देखे गए बॉक्स है, उनको आप ना देख लीजिए। कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या बातें हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बातों को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तब बन सकते हैं जब दोनों भाषीय यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों भाषीय समूह के संसदों को बहुमत क्षेत्रों में हो सके। देखो इसमें ये कहा गया, सीधी सी बात में ये कि यहाँ पर ऐसी संसद का हम निर्माण करेंगे जो दोनों भाषीय बोलने वाले लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया कि जो समूह हैं ये दोनों बहुमत के लोग हो सकते हैं। इस प्रकार किसी समुदाय के अलग एक तरफा फैसला नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर अगर दोनों भाषीय बोलने वाले संसद के लोग होंगे तो एक तरफा मतलब कि इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। उसमें जैसे श्रीलंका में यही चीज़ हुआ था कि ये सारी चीज़ें उसमें गलत प्रभाव डालती थी, है ना। गलत प्रभाव का मतलब ये है कि वहाँ पर जो एक भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा प्रतिशत में मात्रा में थे, वो अपना राज्य चलाते थे, और यहाँ पर कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि ये अपना राज्य चला सके। ठीक है, कुछ पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट देख लेते। केंद्र सरकार अपनी अनेक शक्तियां देश के इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों में सुपर्द करती हैं, यानी राज्य के सरकार केंद्र सरकार से अधीन नहीं है। जो राज्य की सरकार है वो केंद्र की सरकार के अधीन नहीं है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, जो ब्रुसेल्स है वहाँ पर क्या है, अलग सरकार है। ठीक है, ब्रुसेल्स में क्या है, एक अलग ही सरकार है वहाँ पे। ठीक, तो ब्रुसेल्स में अलग ही सरकार है, इससे दोनों समुदाय में समान प्रतिनिधित्व है। और जहाँ पर अलग ही सरकार होती है, यानी वहाँ पर जो केंद्र होता है ना, एक राजधानी हो ब्रुसेल्स, वहाँ पर क्या है, अलग सरकार है। फ्रेंच भाषी लोग ने ब्रुसेल्स के समान प्रतिनिधित्व को इस प्रकार प्रस्तावना स्वीकार किया क्योंकि डच भाषीय लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी की प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, और जो यहाँ के सरकार के बराबरी प्रतिनिधित्व है इसको क्या किया था, स्वीकार किया था। ठीक है, अगला टॉपिक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
कि केंद्रीय राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार काम करती थी। और यहाँ पर केंद्रीय सरकारों के अलावा यहाँ पर एक और स्तर पर क्या करती थी, सरकार एक काम करती थी। वो कौन सी सरकार थी? केंद्रीय राज्य सरकार के अलावा यहाँ पर और एक काम करती थी, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार के चुनाव का एक भाषा बोलने वाले लोगों से करते थे। ठीक है, ये बातें यहाँ पर इसमें कही जा रही है। आगे क्या कह रहा है कि भाई सरकार जो है डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोगों को, चाहे वहाँ जहाँ भी रहते हैं, इस समुदाय सरकार को चुनते थे। इस प्रकार सांस्कृतिक शिक्षा और भाषा जैसे मसलों या फैसलों को लेना अधिकार है। मतलब कि यहाँ के जो भी भाषा बोलने वाले लोग हैं, यहाँ पर इनको सबको क्या है, एक फैसला लेने का अधिकार है भाई। अपने अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें अपने से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपको जो बेल्जियम का मॉडल है ये कुछ जटिल लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर श्रीलंका की बात की गई थी तो वहाँ पर अलग ही रूल था, और बेल्जियम में क्या है, एक अलग ही रूल है। ठीक है, तो निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए। फिर भी यहाँ पर व्यवस्था बेहद सफल हो रही थी। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम लग गया। गृह युद्ध मतलब कि यहाँ पर जो भी लोग रह रहे थे उनके लिए ये क्या है, मतलब कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े वो नहीं कर सकते थे। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर ये दो टुकड़े हो सकते थे। मतलब इसके भी ये क्या हो सकते थे, दो टुकड़े हो सकते थे, या दो टुकड़ों में बांटा जा सकता था। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। जब अनेक यूरोपीय देशों में साथ मिलकर यूरोप संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स ने अपना मुख्यालय को क्या किया, चुना। ठीक है, यहाँ पर ये बातें कहा जा रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब आपके इनको थोड़ा सा आप हिंट में समझ लीजिएगा थोड़ा बहुत, बाकी ज़्यादा मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, बेल्जियम और श्रीलंका, इन दोनों कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश हैं। यानी दोनों की कहानी हमने सुना। पहले पार्ट में हमने देखा कि भाई श्रीलंका के बारे में हमने डिस्कस किया, और दूसरे पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, बेल्जियम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। और ये जो सत्ता है, ये नहीं, इसकी साझेदारी मतलब सत्ता की साझेदारी का पूर्ण रूप से एक मतलब ये होता है, सीधी सी भाषा में, कोई एक चीज़ पर तो लोगों का अधिकार, ये होता है साझेदारी। सीधी सी बात है, कोई किसी एक व्यक्ति मतलब कि किसी एक पर्सनल पॉइंट पे या किसी एक चीज़ पर दो लोगों की हिस्सेदारी या साझेदारी, वो साझेदारी कहलाती है। ठीक है, बेल्जियम के नेताओं ने अलग विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करना सीखा, यानी उनका आदर करना चाहा। देश की एकता संभव है, और देश की यही एकता क्या है, संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष की सत्ता की साझेदारी पर सहमत हुए, और इस पे क्या हुए, दोनों क्या हुए, सहमत हुए, एक दूसरे की बातों पर एक दूसरे पर भरोसा करके। ठीक है, श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया, और श्रीलंका में जस्ट इसका क्या उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर क्या होते, प्रभुत्व कायम करने के लिए और सत्ता में उनको हिस्सेदार बनाने का फैसला करते हैं, तो इस देश की एकता में संकट में भी पड़ सकते हैं। ठीक है, ये वही बात कह रहा है जैसा अभी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सत्ता की साझेदारी जो है ये क्यों ज़रूरी है भाई, इसको भी हमें थोड़ा सा देखना है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा हम देख लेंगे, समझ लेंगे क्या कैसी क्या सारी चीज़ें हैं। बाकी आप ये सब कुछ देख ही रहे होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, ये भी तो हमें जानना है भाई, साझेदारी क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, तो हमें क्यों ज़रूरी है ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार सत्ता के बंटवारे में दो पक्ष हो सकते हैं, दो पक्ष के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। यहाँ पर बात समझ रहे हैं कि इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। भाई अलग अलग हिसाब से लोग रहते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग तर्क दिए जा सकते हैं। हालांकि ये बात ठीक है। पहला क्या कह रहा है, सत्ता का बंटवारा ठीक है। एक कह रहा है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिस्सा और राजनीतिक स्थिति के रूप में ले देता है, इससे सत्ता क्या होती है, सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है।
ठीक है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है। मतलब कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को, बहुसंख्यक जो बहुत संख्या में लोग हैं, उन समुदायों की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर क्या है, लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की आसंकता के लिए घातक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ ये पॉइंट के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नई परेशानी पैदा कर सकता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए बर्बादी का कारण भी बन सकता है। मतलब कि जो बहुसंख्यक हैं उनके लिए भी ये क्या बन सकता है, बर्बादी का कारण बन सकता है। और सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इससे पक्ष में एक और बात की जा सकती है और वह बात यह ज़्यादा गहरी है। बात ज़्यादा गहरी, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतांत्रिक की आत्मा है। जो सत्ता की साझेदारी हो क्या है, लोकतांत्रिक की आत्मा है। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब जो होता है, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता बांटा जाए और ये लोग इसी ढांचे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से समूह शासन व्यवस्था से जोड़ते हैं। इन दोनों तर्कों में से हम यूपी परक और दूसरे एक को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्ति परक या समझदारी, ठीक है, का तर्क लगभग परिणामों पर जोर दे सकता है। हालांकि नैतिक तर्क सत्ता में बंटवारे के अंत में ये क्या कहा जाता है, महत्व को बताता है। ठीक है, और इसके महत्व को क्या ये बताता है। ठीक है, अब खलील की उलझन, इसमें कुछ आपको इसमें पढ़ने के लिए दिया गया है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या सारी चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर खलील की उलझन, इसमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना है, अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा, फिर आगे सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। अब इसमें सत्ता की साझेदारी के रूप, अब इसके कितने रूप हो सकते हैं भाई, सत्ता की साझेदारी जो है इसके कितने रूप हो सकते हैं, तो इसको देखेंगे। ठीक है, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ जो आपको दिखे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की ये सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूहों के हाथ में रहनी चाहिए। ये बात यहाँ पर कही जा रही थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अगर फैसले लेने से, ठीक है, फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। ये बात कही जा रही है कि अगर फैसले लेने की शक्ति क्या हो गई, बिखर गई, जो भी कोई व्यक्ति फैसला लेता है उसकी शक्ति क्या हो गई, बिखर गई, तो तुरंत फैसला हम नहीं ले सकते हैं, ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन लोकतांत्रिक का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इससे लोग स्वयं शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक बार अच्छे लोकतांत्रिक शासन के समाज के विभिन्न समूहों को अपने अनेक विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियों तय करने की बातें भी शामिल होती हैं। और यहाँ पर यह होता है कि भाई राजनीति में सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से मैनेज करते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर सार्वजनिक नीतियों पर तय करने की बातें भी शामिल हो सकती हैं। इसलिए उनकी लोकतांत्रिक शासन की इच्छा को माना जाता है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए। ठीक है, राजनीतिक सत्ता में क्या किया जाए, हिस्सेदार बनाया जाए। और यहाँ पर क्या कर रहा है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी अनेक रूप से हो सकती है। यहाँ पर कहा जा रहा है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी अनेक रूप से हो सकती है। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों को गौर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट करके उदाहरण, जैसे पहला पॉइंट ये दिया हुआ इसका उदाहरण है, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं हम शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता में बंटवारा रहता है। शासन के विभिन्न अंग, शासन के कितने अंग हैं, जैसे विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका हो गई, इनके बीच क्या होता है, सत्ता का बंटवारा रहता है। इससे हम सत्ता के क्षैतिज विवरण कहेंगे क्योंकि इसे सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हैं सरकार की ही नीतियाँ। ठीक है, ये अपने अपने अलग अलग स्थान से, अपने अपने अलग अलग स्तर से ये सारी चीज़ें अपने आप को हैंडल करती हैं।
ऐसे बंटवारे यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक व्यक्ति या अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। हर अंग दूसरे अंग से अंकुश रहता है। ठीक है, मतलब कि कोई एक अंग, जरूरी नहीं है कि भाई हमारे पास यहाँ पर विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, मान लेते हैं इसी में एग्जाम्पल लेते हैं, और इसमें मान लो कि विधायिका जो है वो अपनी मनमानी करे, कार्यपालिका अपनी मनमानी करे और न्यायपालिका अपने हिसाब से काम करे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबकी एक दूसरे की बात मानना पड़ेगा। ठीक है, और इससे विभिन्न और आगे क्या कहा जा रहा है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच में सत्ता की संतुलनता बढ़ता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है। जरूरी मतलब कि आपने पिछली कक्षा में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जब आप इस टॉपिक को पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसको पढ़े होंगे कि भाई 9वीं कक्षा में हमने देखा ये सारी चीज़ें कैसे क्या काम करती, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। और यह क्या करती है, संसद के अधीन काम करती है, मतलब इससे कोई संपर्क ही नहीं होता। भाई तुम अपना करो, मुझे अपना करने दो, यही चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं कि उसके अधीन एकदम अलग विचार से ये काम करती है। ठीक है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका से ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून अंकुश करती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण करना और संकुलन व्यवस्था की अवस्था भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा कैसे क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा स्पीड में होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो जाता है या हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रायतः क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो। मतलब कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जो सत्ता है इसका अलग अलग स्तर पर, ये अलग अलग जगहों पर बंटवारा भी हो सकता है। और कैसे, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे मतलब कैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, पूरे देश के लिए क्या हो, सामान्य सरकार हो। ठीक है, और फिर प्रांतः क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो, और पहले पूरे देश में सरकार हो, फिर इसके बाद यहाँ पर अलग अलग सरकार हो। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है, जब पूरे देश के लिए बनती है तो वो क्या कहलाती है, केंद्र सरकार, और कोई किसी राज्य में बनती है तो वो राज्य सरकार कहलाती है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पूरे केंद्र की बनती है, मतलब हर जगह से बनती है, तो वो केंद्र सरकार कहलाती है। और अगर कोई राज्य से ही बनती है तो वो क्या कहलाएगी, राज्य सरकार कहलाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। ओके, अब आगे क्या कहते हैं, प्रांतीय क्षेत्र में या स्तर सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार भी कहते हैं। हर देश, आगे क्या करें, हर देश का बंटवारा ऐसा नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्थाएं, वहाँ के आगे क्या करा है, वहाँ के संविधान में इस बात को स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है, वहाँ के इस बात पे क्या है, स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। ठीक है, वो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे भारत में बताई गई कि भारत में ऐसा सारी चीज़ों की सुविधाओं कुछ नहीं है, जो भी होगा सब उसके द्वारा होगा। संविधान की इस बात को, मतलब कि इस बात पर स्पष्ट उल्लेखनीय है। बेल्जियम में क्या करा है, बेल्जियम में तो यह काम हुआ और श्रीलंका में यह नहीं हो पाया। और यही बात कहा जा रहा है कि बेल्जियम में ये सारी चीज़ें के काम हुए और श्रीलंका में यही चीज़ नहीं हो पाया, इसीलिए वहाँ पर विवाद हुआ और लड़ाई झगड़े हुए। मैंने पहले टॉपिक पर ही आपको बताया, जो भी पहला टॉपिक नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहाँ को देख सकते हैं। ठीक है, पहले पार्ट को। राज्य सरकारों के नीचे के स्तर सरकारों के लिए विभिन्न ऐसी अवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायत ऐसी इकाइयों के उच्च स्तर या निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के जैसे बंटवारे का ऊर्ध्वाधर विवरण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। यहाँ पर हमने देखा भाई, तीसरा पॉइंट हमारा ये कह रहा है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों या मसलन भाषीय और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। देखो इसमें कई टॉपिक दिए हुए हैं, 3-4 टॉपिक दिए हुए हैं कि भाई इसका बंटवारा कैसे हो सकता है, क्या क्या इसमें मतलब कि बदलाव हम कर दें तो भाई इसका बंटवारा हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में मसलन भाषीय धार्मिक के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की व्यवस्था एक अच्छा उदाहरण है। भाई सामुदायिक सरकार, सामुदायिक मतलब सबके लिए जो सरकार है वो सबकी सुनेगी। और श्रीलंका में था कि जिसकी सरकार, जिसकी मतलब कि भाषा ज़्यादा थी, जो ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग थे, उन्हीं की सरकार वहाँ पे चलती थी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ देश संविधान और कानून की इस बात को प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय को
क्या कहा जा रहा है, समुदायों को और महिलाओं की विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ये बात कही गई। पिछले साल हमने यह अपने देश के लिए प्रचलित आधारणीय चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह से व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन में अलग अलग समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती थी और सामाजिक विविधताओं में शासन में भागीदारी देने का अलग अलग तरीके पर हम इस इकाई को सेकंड में चर्चा करेंगे। मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि अगले उसमें सेकंड टॉपिक में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा भी देख लेते हैं। ये वाला जो चौथा पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं भाई, इसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सत्ता के बंटवारे के एक रूप जो है विभिन्न है। विभिन्न प्रकार के दाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित करने के लिए नियंत्रित करने तरीके तथा लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता और दावेदारी के बीच चुनाव विकल्प जरूरी होना चाहिए। और लोकतंत्र में क्या कह रहा है, लोगों के सामने सत्ता की दावेदारी के बीच चुनाव का विकल्प जरूरी होने से। भाई चुनाव का जो विकल्प है वो दावेदार होना चाहिए। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव में दावा करता है कि अगर हम आपको ये चीज़ सारी चीज़ें की सुविधाएं देंगे तो उसको देना पड़ेगा। भाई अगर नहीं देता तो सरकार उसके लिए काम अच्छा नहीं कर रही है। तो समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। और ये क्या होता है, विभिन्न पार्टियों के रूप में भी उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती हैं, काम करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर पार्टियों की आपसी प्रतिबद्धता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं है। और यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ये कंफर्म कर देती हैं कि ये जो है एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। एक बड़ी समयावधि पर गौर करते तो पाएंगे कि सत्ता की बारी बारी से क्या होती है, अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों में पार्टियों के हाथ आती रहती है। और यहाँ पर यह कहा गया कि भाई जो सत्ता है ये क्या होती है, अलग अलग लोगों के पास हर समय ये चेंज होती रहती है और दूसरों के हाथों में ये जाती रहती है, ठीक है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है, क्योंकि ये 2 से अधिक पार्टियों में मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो पार्टियाँ होती है वो संगठन बना के चुनाव लड़ती हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं हम भाई संगठन की सरकार। मान लो कोई भी सरकार होती है वो संगठन बना के करती है और तो किसी दूसरे व्यक्ति को वो हरा देती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कह रहा है, ठीक है। लोकतंत्र में हम यह व्यापारिक, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके यह नीतियों पर अपने वर्ण के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता की भागीदारी करते हैं। इसकी इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव और समूह को सामाजिक आंदोलन की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इतनी बातें कही गई, ठीक। तो इतना हमने आप सबको क्लियर हो गया कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई, क्या क्या बातें हुई, ठीक है। तो इतना यहाँ पे हो गया। अब इसमें कुछ आपके कुछ क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा कैसे हमारे क्या क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके प्रश्नावली के कुछ सवाल शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को समझेंगे। पहले मैं इस टॉपिक को पूरा बता दूंगा, फिर जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम वगैरह शुरू होगा तो इसमें मैं कुछ टॉपिक्स आपको ले करके इसके बारे में आपको डिस्कस करके पूरा A to Z पूरा प्रोसेस बता दूंगा, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सी सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो बस ये आज का आपका टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। अब अगला अध्याय जो है आपका शुरू होगा। अगला अध्याय जो टॉपिक होगा उस पर हम इस सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।